तो दोस्तों हमारे इस गोल्डन जी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस दिखाने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि इस मॉक टेस्ट में दिए गए 75% प्रश्न जो है आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 75% क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के आपके नेवी और एयरफोर्स के पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेगा और आप खुद जो है इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है, ना कि कोई प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपको खुद जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना होता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस जीके मॉक टेस्ट को। हाँ जी दोस्तों, हमारे इस मॉक टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस प्रकार का अधिकार है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य है, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन ये एक प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, याद कर लीजिएगा। तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है, तो भारत के नीति निर्देशक तथ्यों से पता चलता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। इन चारों में से जो है कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही सिर्फ अपने पद पे बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से राज्यपाल ही जो है सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पे बना रह सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे आप उसकी कुर्सी से उतार सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी कुर्सी पे बैठे रहने दे सकता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कह दे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा और ऑप्शन नंबर डी जीरो रेखा। तो मैं आपको बता दूं, भारत और चीन सीमा के बीच की जो रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक ना, क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। अब आपका क्या क्या काम है, आपको कमेंट बॉक्स में जो है भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच की जो है रेखा का नाम बताना है। तो भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी भारत और चीन सीमा की जो है बीच की रेखा मैंने बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत का वर्तमान रक्षा बजट क्या है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का वर्तमान रक्षा बजट क्या है। ऑप्शन नंबर ए 178 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 70 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 300 बिलियन डॉलर और ऑप्शन नंबर डी 110 बिलियन डॉलर। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो वर्तमान रक्षा बजट है वो टोटल 70 बिलियन डॉलर का है। और एक चीज़ और आश्चर्य करने वाली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आपके पूरे विश्व में, यानी भारत का जो रक्षा बजट है वो पूरे विश्व में तीसरा जो है सबसे बड़ा रक्षा बजट है। यानी जो है भारत जो है पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। और पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 बार से भी जो है ऊपर आपके एग्जाम में ये आ चुका है। तो भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। यही नहीं पता है आपको तो कुछ नहीं पता होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए मैंने कहा था ना कि इस मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न दिखाए गए हैं 75 प्रश्न जो है 75% प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने किया था, WC बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1896 वाले अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। याद कर लीजिएगा कब, जो 1896 वाला जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में, उसी में पहली बार वंदे मातरम
गाया गया था। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए मतलब कि 20 बार से ऊपर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव जो है रखा गया था, सॉरी प्रस्ताव पारित किया गया था, रखा नहीं गया था, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पूर्ण रूप से स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, ब्रिटिश भारत मतलब जिस समय जो है ब्रिटिश का रूल था हमारे भारत में, उस समय की बात किया जा रहा है। तो किस अधिनियम में जो है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वह है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। ठीक ना, याद कर लीजिएगा किस अधिनियम के जो है तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो कौन सा अधिनियम है, तो वो है आपका अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है हमारे देश में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। मैं आपको बता दूं 20 बार से ऊपर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स का एग्जाम हो। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो आपका तिब्बतीय पठार है, इसे दुनिया का छत कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। तिब्बती पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज है ना, उसमें आपकी एयरफोर्स की बेहतर तैयारी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किया गया है। तो वहाँ पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स डेली आपको नए नए प्रैक्टिस सेट जो है करा रहे हैं, ताकि आपके एयरफोर्स की तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। तो अभी प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं अपनी तैयारी में। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेना है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिएगा। बाकी चलिए अभी फिलहाल हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ऑप्शन नंबर ए रिहंद परियोजना, ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा नांगल परियोजना और ऑप्शन नंबर डी कोसी परियोजना। तो इनमें से जो है कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय परियोजना है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कई बार मैं करा भी चुका हूं और 15 बार या 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं को और किस नाम से जाना जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उन्हें जो है इन तीनों नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इन तीनों नाम से जाना जाता है अलग से। क्या क्या नाम है देख लीजिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेव साइक्लोन्स या फिर डिप्रेशंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक ना, ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा टेम्परेट साइक्लोन का। चलिए उसे हिंदी में अगर नॉर्मली बोलें तो क्या बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक ना, जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। आप ये रावी व्यास का जल विवाद जरूर जानते होंगे। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है
राजस्थान। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर, ठीक ना। तो रावी ब्यास जल विवाद का जो है इनमें से जो है किस राज्य से संबंधित नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा क्योंकि ये विश्व के नहीं है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक ना। 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। और इंडिया का भी याद कर लीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ये हमारा नॉर्मन बोरलॉग बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब द्वीपीय समूह मतलब जिसका जो है दो जो है द्वीप हो, ठीक ना। तो द्वीपीय समूह देश जो है कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश कौन सा है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो आपका इंडोनेशिया है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है, याद कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है और 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है जो ये क्वेश्चन है हमारे क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका कमेंट जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और सिर्फ इस पूरे मॉक टेस्ट का यानी इस पूरे क्लास का जो है मैं आपका परफॉर्मेंस सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं पता लगा लूँगा कि आप कितना अच्छा किए हैं, ठीक ना। तो अपना स्कोर तो आप कमेंट कीजिएगा ही, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जो सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो मैंने अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया है, चलिए उसे देख लेते हैं कैसे लेना है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। जल्द मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट में। चलिए देख लेते हैं कैसे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।